सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे उत्पादन के नियमों का, प्रोडक्शन फंक्शन का, तो फैक्टर्स के उसका देख रहे थे, जिसके अंदर हमने उसकी उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम देखा था शॉर्ट के अंदर। आज हम अध्ययन करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या हम उसको कह सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल्स, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शुरुआत में जब अर्थशास्त्रियों ने देखा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, और स्टार्टिंग में उत्पादन का साधन जो उन्होंने माना था वो माना था उन्होंने भूमि को, तो उन्होंने पाया कि जब भूमि के अंदर हम उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की इकाई में वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है, और जब हम फिर उसके अंदर और श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते हैं तो उत्पादन और बढ़ता हुआ मिलता है। लेकिन एक लिमिट के बाद में जब हम परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयों की वृद्धि करते हैं तो उत्पादन घटती दर से मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो कुल उत्पादन है, सीमांत उत्पादन है, आपका औसत उत्पादन है, वो भी परिवर्तनशील साधनों के साथ एक रिलेशन दिखाता है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो परिवर्तनशील साधन जैसे ही बढ़ाते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है। तो इस हिसाब से तो अगर हम 1 एकड़ भूमि के ऊपर अगर मजदूर जो लगे हैं उनको बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे तो फिर अगर उससे उत्पादन बढ़ रहा है तो श्रम ही बढ़ाते जाएंगे, खाली वो 1 एकड़ है जो पूरे विश्व की खाद्यान्न की पूर्ति कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्पादन तभी तक बढ़ता है जब तक कि क्या होता है कि जो स्थिर साधन आपके हैं और जो परिवर्तनशील साधन है उनका अनुकूलतम संयोग नहीं बन जाता है। और उस संयोग के बाद में जब हम साधनों में वृद्धि करते हैं, चाहे स्थिर साधन हो चाहे आपके परिवर्तनशील साधन हो, उसमें उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो आज हम इसी नियम को एक एग्जाम्पल के द्वारा, उसके बाद इसको डायग्राम के द्वारा देखने का प्रयास करें। तो आप हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यहाँ आपको परिवर्तनशील साधन अर्थात हमने श्रम लेके चले और हम किसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं? भूमि के ऊपर। तो श्रम की जैसे जैसे आप इकाइयां बढ़ाते हैं, श्रम की इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई इस तरह से 9 इकाई तक आप लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इन चीजों के साथ रिलेशन क्या होता है उत्पादन के नियम के अंतर्गत। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टीपी, टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। फिर आपको दिया मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, और फिर आपको दिया है एपी, एवरेज प्रोडक्शन। यहाँ पर आपको स्टेजेस बताई गई कि जो नियम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या सीमांत जो ह्रास नियम है वो किस हिसाब से अपनी 3 स्टेजेस के अंदर अप्लाई होता है। ये यहाँ पे आपको स्टेजेस बताई गई। कुल उत्पादन क्या होता है? जितनी आपने परिवर्तनशील साधन लगाए उनसे क्या उत्पादन हो रहा है, टोटल जो उत्पादन आप कर रहे हैं या समग्र इकाइयों का योग जो है वो आपका कुल उत्पादन कहलाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन, एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल उत्पादन में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है वो आपका सीमांत उत्पादन कहलाता है। एवरेज प्रोडक्शन, जब आप कुल उत्पादन को जितनी यूनिट्स आपने लगा के उसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या है? एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन। औसत कैसे निकालते हैं आप? जितना आपका टोटल है उसमें यूनिट्स आपकी क्लास के नंबर की एवरेज निकालने तो कैसे निकालेंगे? सभी छात्रों के नंबर जोड़ेंगे, उसमें छात्र उसका भाग देंगे, तो जितना हमारा कुल उत्पादन है उसके अंदर इकाइयों का भाग देंगे, हमारे पास क्या जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। अब हम देखते हैं पहली इकाई है, हमने माना कि उत्पादन कितना हो रहा है, 1 इकाई से 10 हो रहा है, तो यहाँ इस कुल उत्पादन में कितना? 10। सीमांत उत्पादन 1 इकाई है तो वही सीमांत है, ये भी 10, और एवरेज प्रोडक्शन 10 डिवाइडेड बाई 1 10, ठीक। अब लगाएंगे दूसरी इकाई लगाते उत्पादन कितना बढ़ गया? अब 30 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास जमीन थी, मान लो 1 एकड़ 2 एकड़, लेकिन एक मजदूर उसमें सारी मजदूरी करके नहीं कर सकता, यानी स्थिर साधन आपके क्या है? ज्यादा है। परिवर्तनशील साधन आपके यहाँ पे क्या थे? बिल्कुल कम थे। जैसे ही आपने परिवर्तनशील साधन बढ़ाए तो स्थिर साधनों के साथ उसका क्या होता है? अनुकूलतम संयोग बनता है। यानी 1 एकड़ भूमि पे मान लो खेती करवाने के लिए अगर हमें 4 मजदूर चाहिए और हमने 1 लगा रखा है तो क्या सही उत्पादन आएगा? नहीं आ पाएगा। यानी हमें कुछ जो परिवर्तन साधन अर्थात मजदूर हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने जैसे बढ़ाया तो हमें उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, यानी उत्पादन कितना हो गया? टोटल 30। 1 इकाई से हो रहा था 10, 2 इकाइयों से 30। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल में जो वृद्धि होती है वही आपकी सीमांत होती है।
तो यहाँ 1 से हो रहा था 10, 2 से हो रहा है 30, दोनों में डिफरेंस कितना होगा 20 का, तो सीमांत उत्पादन इकाई पे कितना हो गया 20। अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई जो यूनिट्स आपने लगा रखी है, तो 30 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया एवरेज प्रोडक्शन 15। ठीक है, इसी तरह आपने तीसरी इकाई लगाई, प्रोडक्शन बढ़ के क्या हो गया 60, सीमांत इन दोनों का डिफरेंस 30 और एवरेज डिवाइडेड बाई श्रम की इकाई है टोटल प्रोडक्शन, तो ये आपका आ गया 20। इस तरह आपने चौथी इकाई ली, ये बढ़ेगा। लेकिन अब ये तो है नहीं कि हमेशा आपने जैसे 1 एकड़ भूमि थी उस पर मजदूर बढ़ाते जा रहे हैं, हमने मजदूर एक टाइप से संचार कर दिए, हमें लगा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है तो मजदूर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि भूमि की लिमिटेशन है कि उसमें मजदूर खड़े हो जाएंगे, पैदा की जगह ही नहीं बचेगी उसके अंदर, उससे उत्पादन बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो गया, जो अनुकूलतम सहयोग है दोनों साधनों का वो भंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी स्थिर साधन कम पड़ने लग जाते हैं और परिवर्तनशील साधनों को क्या कर रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो एवरेज प्रोडक्शन है वो घटती दर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 5वीं इकाई में जब हम आते हैं कुल उत्पादन कितना हुआ 90, सीमांत डिफरेंस कितना है खाली 10 का, यानी एक इकाई बढ़ाते कितना फर्क पड़ रहा है सिर्फ 10 का, जो कि यहाँ एक इकाई कितना पड़ रहा था 20, यहाँ पे 30, फिर 20, फिर 10, अब ये 10 पड़ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन इसको हमने इसे डिवाइड किया था। इसी तरह छठी इकाई में हमने देखा कि कुल उत्पादन था, कुल उत्पादन मार्जिन देख रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन देखो 5 इकाई पे भी 90 उत्पादन, 6 इकाइयों में आपका 90 उत्पादन हो रहा है, यानी सीमांत उत्पादकता यहाँ पे आपको क्या हो जाती है 0, यानी एक अतिरिक्त इकाई से जब आप वृद्धि करते हैं उत्पादन की तो कुल उत्पादन में आपके कोई वृद्धि नहीं होती। इसके बाद अगर आप साधन बढ़ाएंगे और ज्यादा तो आपको ऋणात्मक उत्पादन मिलेगा, ये निकलेगा। इसके बाद फिर आपने यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, अब सीमांत उत्पादकता क्या होगा घटती की दर से मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो अनुकूलतम सहयोग था स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का वो भंग हो चुका है। अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्या था आपका स्थिर साधन ज्यादा थे, ठीक है, और परिवर्तनशील साधन आप क्या कर रहे थे, जो वेरिएबल्स आपके थे वो बढ़ा रहे थे। तो जब स्थिर साधन ज्यादा थे परिवर्तनशील साधन कम थे तो हमने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया, तो अनुकूलतम सहयोग के कारण उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है। इस स्टेज के ऊपर आने के बाद में आपके स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का अनुकूलतम सहयोग स्थापित हो जाता है, आप मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। और जब आप इस जो संयोग है उसके बाद में जब आप परिवर्तनशील साधनों का बढ़ाते हैं तो इस स्टेज में क्या हो गया आपका, यहाँ आपके वेरिएबल्स जो है प्रोडक्शन के जो पार्ट्स या जो संसाधन है परिवर्तनशील साधन है वो क्या हो गए ज्यादा, और स्थिर साधन आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे कम, यानी आपकी भूमि कम पड़ रही है और आपकी लेबर ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी क्या होगा सही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप वेरिएबल जो साधन है उनको बढ़ा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो आएगी, स्थिर साधन का अनुकूलतम से भंग हो चुका है, उत्पादन करने में सक्षम नहीं है तो आपकी लागत बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपका उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो ये आपकी तीसरी स्टेज। अब हम इसको देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा। अब देखो जहां तक आपको कुल उत्पादन बढ़ता होने का सीमांत उत्पादकता और उस उत्पादकता की बराबर हो जाती है, ये स्टेज आपकी कहलाती है प्रथम अवस्था। ये स्टेज आपकी कहलाती है प्रथम अवस्था। जब आपको सीमांत उत्पादकता घटती मिलती है और शून्य हो जाती है और एवरेज प्रोडक्शन भी आपका घटता हुआ स्टार्ट हो जाता है, ये कहलाती है आपकी द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज। और जब आपको सीमांत उत्पादन घटता हुआ प्राप्त होता है, ऋणात्मक हो जाता है सॉरी, और एवरेज प्रोडक्शन आपको घटता हुआ प्राप्त होता है, ये आपकी कहलाती है तृतीय अवस्था या थर्ड स्टेज कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए साथ में, फिर अपने इसको डायग्राम के अंदर समझते हैं। इसकी वीडियो भी आपको दे दी जाएगी। अब हम परिवर्तनशील उत्पादों के नियम को डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यहाँ हमने x अक्ष के ऊपर परिवर्तनशील साधन ली अर्थात श्रम को ले ली, और y अक्ष के ऊपर हमने उत्पादन को लिया। उत्पादन के अंदर हम क्या करेंगे, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन, इन तीन चीजों का हम करते हैं। अब पहली अवस्था जब हमने देखी तो हमने क्या देखा कि जब स्थिर साधन ज्यादा होते हैं और परिवर्तनशील साधनों का अभाव होता है, तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो हमें कुल उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है। ये आपका कुल उत्पादन बढ़ता हुआ।
यहाँ तक की बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज। जब ये कुल उत्पादन बढ़ता हुआ होता है तो एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन ये भी क्या होते हैं, बढ़ते हुए होते हैं। और जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे मार्जिनल प्रोडक्शन, ये वाली लाइन किसकी है, आपके मार्जिनल प्रोडक्शन, और ये है आपका एवरेज प्रोडक्शन। ये लाइन एवरेज प्रोडक्शन की है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है। अब जब दोनों बढ़ती अवस्था में होते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो एवरेज प्रोडक्शन से ऊपर होता है। जब ये गिरने स्टार्ट होते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन से ज़्यादा तेज गति से गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ी डिपेंड बना के इसलिए होता है। सोच के देखिए, एवरेज जो होता है ये किसको दिखाता है, ऑल ओवर कुल उत्पादन में जब आप टोटल प्रोड्यूस यूनिट है उसका भाग लेते हैं तो आपके पास एवरेज आता है। यानी इसके ऊपर इफेक्ट आएगा तो धीरे धीरे आएगा, ये समग्र को लेकर चलता है। जबकि मार्जिनल सिंगल यूनिट पे तो ये उतार चढ़ाव सिंगल यूनिट पे ज्यादा दिखेगा या समग्र पे ज्यादा दिखेगा, सिंगल पे ज्यादा प्रभाव दिखता है। इसलिए जब ये बढ़ता है तो इससे तेज गति से बढ़ेगा मार्जिनल प्रोडक्शन, और जब ये गिरता है तो इसे ज्यादा तेज गति से गिरेगा। जहां भी आपको एवरेज और सीमांत के साथ रिलेशन देखने को मिला, भले उत्पादन की बात हो, भले कॉस्ट की बात हो, भले उपयोगिता की बात हो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये बढ़ेंगे हमेशा मार्जिन ऊपर रहेगा, यानी उससे ज़्यादा तेज गति से बढ़ेगा, और जब ये गिरने स्टार्ट होंगे तो उससे ज़्यादा तेज गति से गिरता है। गिरने का कारण क्या है? क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड होता है, जबकि एवरेज जो होता है वो समग्र से होता है। समग्र के प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पूरे कॉलेज का असेसमेंट देखना हो तो उसमें जब आप डाउन देखते हैं तो बहुत कम आते हैं, लेकिन 3 बच्चों को लेकर उसमें आप डाउन देखेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। मान लो एक बच्चे की परसेंटेज 90 हो गई तो सारे एवरेज को बढ़ा चढ़ा देते हैं, लेकिन जब समग्र 2000 बच्चों की बात करें तो उसमें इफेक्ट बहुत कम आएगा। तो यही कारण है इसका बढ़ने घटने। तो ये थी आपकी प्रथम अवस्था, इसको कहा जाता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। इसमें देखिए बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम साधन लगाते हैं उसकी जो लागत होती है उसकी तुलना में उत्पादन अधिक गति से मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। अब दूसरे में देखिए, अब इस सीमा से ज्यादा जब हम परिवर्तन साधनों को लगाना स्टार्ट करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो एवरेज प्रोडक्शन आपका घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और ये एक सीमा के बाद में शून्य हो जाता है। कौन? मार्जिनल प्रोडक्शन। आप लगातार का हम बढ़ा रहे हैं, एक लिमिट आपको ऐड करते थे 90 और 90, तो सीमांत उत्पादन आपका आ गया था 0, तो ये वो वाला पॉइंट। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका सेकंड स्टेज, या इसको लिखिए घटते प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था। अब उस पॉइंट के बाद में भी हम अगर परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं, अब इनका अनुपातन से भंग होता है और सीमांत उत्पादन हमें क्या मिलेगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम आगे की बात करते हैं इस साइड जो ग्राफ होता है ये हमारा किसके अंदर होता है? माइनस के अंदर। ये किसमें होता है? आपका प्लस में। अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं सारे आपके किसके अंदर आएंगे? माइनस के अंदर। तो यहाँ सीमांत उत्पादन आपका क्या हो जाता है? ऋणात्मक, जो कि हमने 90 के बाद में देखा। और कुल उत्पादन आपका क्या हो जाता है? घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सॉरी एवरेज प्रोडक्शन और कुल उत्पादन भी आपका घटती दर से बढ़ता है। तो ये कहलाती है आपकी थर्ड स्टेज, तृतीय अवस्था, या इसको बोला जाता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। यानी इसमें कौन सी स्टेज आई आपकी? 3 स्टेज में, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसको बना लीजिए आप नोटबुक में। यहां पर आपका क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। एनपी आपका यहाँ पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन 0। कभी कभी जैसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम और मार्जिनल प्रोडक्शन
शून्य आता है। अब तीसरे स्टेज में आपसे पूछा जाएगा कि एमपी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एपी क्या होता है आपका, घटता हुआ। टीपी भी आपका क्या होगा, घटता हुआ। अब यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील साधन ज्यादा यूज हो रहे हैं, सॉरी स्थिर साधन ज्यादा यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो आप स्थिर साधन फिक्स्ड जो है वो क्या है, ज्यादा है। वेरिएबल्स क्या है आपके, कम है। और वेरिएबल्स को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील का अनुकूलतम संयोग स्थापित होता है, जिससे उत्पादन क्या होता है आपका, मैक्सिमम। और ये वाली जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर आपका क्या है, स्थिर साधन क्या हो जाते हैं, कम, और परिवर्तनशील साधन क्या हो जाते हैं, ज्यादा, जिसके कारण वापिस आपका संयोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे परिवर्तनशील साधन ज्यादा, यहाँ पे स्थिर साधन ज्यादा, और ये दोनों को क्या है, अनुकूलतम संयोग है। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं होंगी। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। क्रम से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस। एक बार दोबारा देख लीजिए। एक सीमा तक जब हम स्थिर साधन ज्यादा होते हैं, परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो हमें कुल उत्पादन बढ़ते दर से मिलता है। एक लिमिट के बाद जब हम बढ़ाएंगे तो संयोग कम होगा और कुल उत्पादन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये चीज कुल उत्पादन में दिखती है तो ये सेम रिलेशन हमें मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है। एक सीमा तक ये क्या होते हैं, एवरेज प्रोडक्शन, और जो आपके मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ते हुए होते हैं। लेकिन जब दोनों बढ़ते हुए होते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा तेज गति से, ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, बढ़ेगा। एक लिमिट के बाद गिरना स्टार्ट होगा, शून्य और फिर ऋणात्मक हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो जब बढ़ेगा तो इसे नीचे रहेगा, एक लिमिट के बाद जब अधिकतम होता है उस बिंदु पे इसको काटेगा, या तो मैक्सिमम इस बिंदु पे काटेगा, और फिर ये जब ऋणात्मक होता है उसके बाद ये भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका एवरेज प्रोडक्शन। जब बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, दोनों एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, जब अधिकतम होंगे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, और उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एक बिंदु के बाद ये ऋणात्मक हो जाएगा। क्रम से इसके तीनों स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस होंगी इसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हो गया आपके बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ये घटते प्रतिफल की अवस्था, और ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।